नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता आपसे काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो साथियों, जल संसाधन के आज क्लास नंबर यानी पार्ट नंबर 3 में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम इस चैप्टर को पूरे अच्छी तरह से समाप्त कर देंगे। तो हम लाइन बाई लाइन पढ़ के साथियों 2 क्लासों में हमने जहाँ तक पढ़ा है, उम्मीद करता आपने उस वीडियो को देखा होगा और आपको समझ में भी आया होगा। देखिएगा, आज का टॉपिक हम लोग कहाँ से शुरू होता है। हम लोग को साथियों पढ़ना है, ये तो हम पार्ट नंबर 1 में यहाँ तक पढ़ा दिए थे। ठीक है, जल संकट में हम चर्चा कर रहे थे। देखिएगा, यहाँ से हमें पढ़ना था। ठीक है, क्या पढ़ना है साथ। टॉपिक है जल संरक्षण। जल संरक्षण जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता। मतलब देखिए, जल को बचाना क्यों जरूरी है और जल को कैसे बचाया जा सके, इसके लिए क्या आवश्यक है, उस पर हम अब बात करेंगे। अब ध्यान से एक एक बातें को सुनिएगा। आपने अनुभव किया होगा कि जल संसाधन की सीमित आपूर्ति, तेजी से फैलाव, प्रदूषण एवं समय की मांग को देखते हुए जल संसाधनों एवं का संरक्षण प्रबंधन अपरिहार्य है। मतलब देखिए, जैसे जैसे तेजी से जनसंख्या बढ़ रहा है, जैसे जैसे प्रदूषण बढ़ रहा है, वैसे वैसे जैसे समय भी क्या खत्म होते जा रहा है। यानी साथियों, समय के साथ लोगों की जनसंख्या बढ़ी तो ये क्या, पानी की मांग बढ़ी है। पानी का मांग बढ़ रहा है तो आदमी ज़रूरत बढ़ रही है, यानी पानी में कमी आएगी ना। और पानी में कमी आ रही है, आप देख रहे हैं कि पानी में खूब प्रदूषण भी फैलाया जा रहा है। ये भी सब हो रहा है, जिससे स्वास्थ्य स्वास्थ्य जीवन मतलब मनुष्य जो स्वस्थ नहीं है, खाद्यान्न सुरक्षा, आजीविका उत्पादन अनुक्रिया को सुनिश्चित किया जा सके और नैसर्गिक परिवर्तनों के निम्नीकरण का विराम लगा सके। और इस पर आदमी विराम भी नहीं लगा रहा, मतलब प्रदूषण को फैलाने से कम भी नहीं कर रहा है। जल संसाधन के दुर्लभता या संकट निवारण हेतु सरकार ने सितंबर 1987 में राष्ट्रीय जल नीति की स्वीकृति की है। पूछा जाता है एग्जाम में कि सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति कब लागू की, तो सितंबर 1987 में। सितंबर 1987 में। कालांतर मतलब समय जैसे जैसे बीतता गया, कई समस्याओं के उभरने के कारण इसे संशोधित कर राष्ट्रीय जल नीति 2002 के रूप में प्रस्तुत किया गया। अब देखिए, मान चलिए 1987 ईस्वी में राष्ट्रीय जल नीति क्या लागू हुई। ठीक, मतलब जल के बचाव खातिर, चाहे जल को प्रदूषण नहीं करे, इससे संबंधित का नियम लागू कल गई। ठीक है, अब जैसे जैसे नियम लागू कल गई, कुछ समय के बाद एक परिवर्तन भी कल गई और 2002 में एक नाम दो राष्ट्रीय जल नीति। ठीक है, राष्ट्रीय जल नीति के रूप में 2002 में फिर एक बार प्रस्तुत कल गई। ठीक है, इसके अंदर सरकार ने जल संरक्षण हेतु निम्न सिद्धांतों का ध्यान रखाव योजना को निर्मित किया। मतलब इसके अंदर मतलब जो राष्ट्रीय जल नीति थी, इसमें जल से संबंधित क्या क्या नियम थे, क्या क्या उस लागू किया, उसको अब देखिए यहाँ पर समझिए। सरकार क्या कहता है कि जल की उपलब्धता को बनाए रखना। मतलब देखिए, व्यक्ति को जीने के लिए जल भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो व्यक्ति को जीने के लिए जल चाहिए, यानी जल को हमेशा के लिए बनाए रखना जब तक पृथ्वी रहे, उस पर ध्यान दिया जाए। ठीक है, जल को प्रदूषित होने से बचाव। अब देखिए, जल लोगों की जनसंख्या बढ़ी तो लोगों को जब कचरा भी बढ़े, कचरा बढ़ेगा तो साथ ही लोग जल पानी में भी बिक दे रहे हैं। पानी में बिक दे रहे हैं तो पानी प्रदूषित है, लेकिन पानी प्रदूषित तो आदमी को नहीं नुकसान पहुंचेगा। इसलिए सरकार जो कि ध्यान दे रही है कि जल को प्रदूषित नहीं करना। इस पर सरकार का नहीं, हम लोगों का भी क्या साथियों अधिकार है कि जल को दूषित नहीं करें। ठीक, प्रदूषित जल को स्वच्छ कर उसका पुनर्चक्रण। अब देखिए, मान चलिए प्रदूषित जल तो हो ही गया, अब हो गया तो उसको क्या, उसको स्वच्छ कैसे किया जाए। पहले जल की उपलब्धता हमेशा बना रहे, फिर जाकर जल को प्रदूषित न किया जाए। प्रदूषित जल को क्या किया जाए, पुनर्चक्रित किया जाए। ठीक है, इस संदर्भ में अंगारिकित संरक्षण नीतियाँ संरक्षण विधियाँ कारगर सिद्ध हो सकती है। अगर इस तरह से काम हो के तो जल सुरक्षित रह सकता है। ठीक है, अब देखिए एक में पहिलका हमने तो भूमिगत जल की पुनर्वृत्ति। मतलब भूमिगत जल कैसे दोबारा बनना। भूमिगत जल हमने जानते हैं जो पृथ्वी के अंदर जो रिस के पानी जाता है, वही क्या कहलाता है, यह भूमिगत जल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, भूमिगत जल कहलाता है। और भूमिगत जल के कैसे पुनर्वृत्ति वाला, मतलब कैसे बार बार भूमिगत जल बन जाला, ओकरा बारे में देखा। ठीक है, तो पूर्व राष्ट्रीय अब्दुल कलाम ने जल मिशन के संदर्भ देकर भूमि जल पुनर्वृत्ति
पर बल दिया। मतलब देखिए उन्होंने क्या, कौन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जो थे, अब्दुल कलाम जी थे, तो उन्होंने जल मिशन के संदर्भ में क्या दिया, तो जो भूमिगत जल उसको पुनः पूर्ति के लिए दिया बल, जिससे खेत, गांवों, शहरों, उद्योगों को पर्याप्त जल मिल सके। इसके लिए वृक्षारोपण, जैविक एवं कंपोस्ट खाद के प्रयोग, वेटलैंड का संरक्षण, वर्षा जल के संचयन एवं जल मल शोधन, पुनर्चक्रण जैसे क्रियाकलापों का उपयोग है। मतलब ये सभी का उन्होंने नियम चलाया। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, क्या आप जानते हैं कि शहरीकरण, भवनीकरण मतलब भवन का निर्माण, शहरी मतलब शहर का निर्माण, रेल मार्ग मतलब जो ट्रेन का पटरी बन रहा है, सड़क पक्कीकरण, भूमि जल पुनःपूर्ति के बाधक तत्व है। ठीक है, अब देखो आगे भूमिगत जल के पुनःपूर्ति समझ गए जो अब्दुल कलाम जी चले गए। अब देखो जल संभर प्रबंधन। ठीक है, तो जल प्रवाह या जल जमाव का उपयोग कर उद्यान कृषि वानिकी, कृषि एवं कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। मतलब यदि जल का प्रवाह या जल जमाव का उपयोग कर, मतलब जहाँ पर जल का जमाव हो रहा है, ठीक है, वहाँ पर कृषि वानिकी कर सकते हैं, जल कृषि भी कर सकते हैं। मतलब जो जल में हमेशा क्या रहता है, पौधा उगता है। ठीक है, इससे पेय जलापूर्ति भी की जा सकती है। अब मान चलो जहाँ पर जल प्रवाह होता है वहाँ पर पानी भी की मात्रा भी रही, कैसी पानी पिए खातिर भी रही वहाँ पर। इस प्रबंधन के छोटे छोटे इकाइयों पर लागू करने की आवश्यकता है। ठीक है, मतलब छोटे छोटे स्तर मतलब गांव देहात पर लागू करने की आवश्यकता है। अब देखा आगे बा तकनीकी विकास, मतलब जल के विकास, तकनीकी विकास से तात्पर्य है कि उपक्रम जिसमें जल का कम से कम उपयोग कर अधिक लाभ लिया जा सके, जैसे ड्रिल सिंचाई, इस लिफ्ट सिंचाई, सूक्ष्म फुहारों से सिंचाई, सीढ़ी नुमा खेती इत्यादि। मतलब एक द्वारा का तू जल के कम यूज करके का खेती कर सकला। ठीक है, अब आगे देखो, आगे 22 नंबर का थी। आगे देखो कि वर्षा जल संग्रहण एवं पुनर्चक्रण, मतलब वर्षा जल होता है, वर्षा जल पृथ्वी पर जल का मुख्य स्रोत एक तरह से, और वर्षा जल से कैसे हमने के पुनः पानी बना सकते हैं, या ओकरा पर देखेगा ध्यान। अब जान चुके हैं कि जल की दुर्लभता एवं उनके निम्नीकरण वर्तमान समय में एक प्रमुख समस्या बन गई। मतलब जल की कमी बहुत ही क्या प्रमुख समस्या है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विफल होने तथा इसके विवादपस होने के कारण वर्षा जल संग्रहण का एक लोकप्रिय जल संरक्षण का तरीका हो चुका। मतलब देखो बहुउद्देशीय परियोजना होला तो बहुउद्देशीय परियोजना से बहुत सारा हानि होला, यही खातिर का जो वर्षा जल के संरक्षण के सबसे ज़्यादा आवश्यकता। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण एवं जल संग्रहण ढांचे पाए जाते हैं। मतलब हमनी के प्राचीन भारत में पहले ही से वर्षा जल का कल जाला संरक्षण कल जाला। तत्कालीन भारतीय एवं वार्षिक पद्धति एवं मृदा गुणों का गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परि परिस्थितियों में वर्षा जल, भौम जल, नदी जल, बाढ़ जल के उपयोग करके अनेक तरीके विकसित किए थे। चलिए ये सब वर्षा जल होके, चाहे भौम जल होके, चाहे नदी के जल, चाहे वर्षा जल, इस सब के क्या कल जाते रहे, संरक्षण कल जाते रहे, पानी के जमा कल जाते। पहाड़ी क्षेत्र में होता था कुल पश्चिम हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेती में सिंचाई के लिए बनाई जाती है। अब जो मान चल नदी जाता है वो रास्ता बदल दे नदी के, जेने खेत देने काम बा, खेत देने पानी ले ऊपर गिरा दा। ठीक है, अब देखो पश्चिम भारत खासकर राजस्थान में पेयजल हेतु वर्षा जल संग्रहण छत पर किए जाते हैं। छत पर कैसे वाला वर्षा जल के संग्रहण देखा जी। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में सिंचाई के लिए बाढ़ जलवाहिका बनाने का चलन था। मतलब वहाँ पर पश्चिम बंगाल में ज़्यादा बाढ़ आवेला, तो बाढ़ आवे खातिर का वहाँ पर जलवाहिका बना देवल जाला, उहे जलवाहिका से इनका सिंचाई कर ले हो जाता है। ठीक है, शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र में वर्षा जल के एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता है। मान चलो वर्षा जल होता है तो बुनी पड़ता है, गड्ढा बना दो, खूब पानी का हो जी जम जी। ठीक है, जिससे मृदा संचित कर खेती की जा सकती है। ठीक है,
उसे राजस्थान के जैसलमेर में खादीन तथा अन्य क्षेत्रों में जोहड़ के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, राजस्थान में बरौनी, फलोदी और बाड़मेर जैसे शुष्क क्षेत्र में पेयजल का संचय भूमिगत टैंक में किया जाता है। जो भूमि के अंदर टैंक लगा दिया जाता है उसी में किया जाता है। मतलब देखिए, भूमि अगर वर्षा हो रही तो वर्षा के पानी संचय करने के लिए तो छत पहले पानी तू एकदम कहाँ तू गड्ढा बना तो ओकरा में गिरा दे, डायरेक्ट गड्ढा खोद दो, वही गड्ढा में पानी गिरा होता है जना के कारण वो जो पानी बारिश से रिस्क का चल जाए नीचे चल जाए और भूमिगत जल हमने के बना रहे। ठीक है, जिसे डाका भी कहा जाता है। यह प्राय आंगन में हुआ करता है, जिसमें छत का संग्रहित जल को पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस कार्य में राजस्थान की एनजीओ बोले तो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तरुण भारत संघ जिसने पिछले वर्षों में कई कार्य किए। मतलब वही देख मानचल छत पे लगा पानी होता। ठीक है, पानी के जो पंप पाइप के सहारे का जमीन भीतर घुसा दो, पानी के भीतर गिरा दो, भीतर जमीन में पृथ्वी में उका वही पानी रिस के पृथ्वी के अंदर चल। मेघालय में सिंघाल में छत वर्षा जल संग्रहण आज भी परंपरागत रूप से प्रचलित है। मतलब मेघालय में आज भी का कल जला वर्षा जल के संग्रहण कल जला जो छत पर पानी गिरता है। ठीक है, देखा कैसे कल जला यहाँ पर देखा हैंड पंप के माध्यम से पुनः भरण हैंड पंप चले जब बुनी पड़ता पानी ले जा गाटा बा ये डाल दो। ठीक है, अभी पानी कल के सारे निकल ला पी जा। ठीक है, अब दूसरा का छत पे पानी होता है गड्ढा भी नीचे खोद दिल और गड्ढा में पानी क्या होता है जमता। ठीक, अब देखो आगे पश्चिम राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर के विकास के से इस क्षेत्र में 12 मासी पेयजल उपलब्ध होने के कारण यह वर्षा जल संग्रहण की उपेक्षा हो रही है। मतलब इंदिरा गांधी नहर में चलते पश्चिम बंगाल में का बा 12 पश्चिम राजस्थान में 12 मास बोले तो 12 महीना। ठीक है, मुझे जल रहा पिएगा जो खेदजनक है परंतु कुछ घरों में आज भी डाका उपलब्ध है। मतलब जो डाका हमने जाना ना जो छत पे से पानी को संग्रहण किया जाता है। कर्नाटक में के मैसूर जिले में स्थित गांडथुर गांव में छत जल संग्रहण की व्यवस्था 200 घरों में है। जल संरक्षण की दिशा में एक मिसाल है। इनके ढांचों की जानकारी चित्र ये 3.4 मतलब अभी देखें ना वर्तमान समय में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात सहित कई राज्यों में वर्षा जल संग्रहण एवं पुनः जल चक्रणीय किया जा रहा है। ठीक है, अब देखो सोन परियोजना का एक अध्ययन। सोन परियोजना पर का कल ओकरा पर देखो स्वतंत्रता उपरांत तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में आर्थिक, सामाजिक, व्यापारिक सहित समग्र विकास के उद्देश्य से जल संसाधन के उपयोग हेतु योजना तैयार की गई। मतलब जल संसाधन के विकास के लिए हर घर जल पहुँचे, हर घर पानी पहुँचे। ठीक है, करे खातिर नदी घाटी जल के बहुआयामी उपयोग के कारण इस परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना की संज्ञा दी गई। बहुउद्देशीय परियोजना जाने मान कोनो एगो तीर से दूगो निशाना चाहे दूगो से ज़्यादा निशान करता है तो वो एक तरह से बहुउद्देशीय परियोजना है जिस पर पूर्व में चर्चा की गई है। मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो बिहार में इन उद्देश्यों को ध्यान रखकर कई परियोजना बनाई गई जिनमें से 3 प्रमुख है। देखो सोन परियोजना, गंडक परियोजना, कोसी परियोजना। देखो पहले सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की सबसे प्राचीन परियोजना के साथ साथ यहाँ की पहली परियोजना है। ब्रिटेन सरकार ने संचित भूमि की वृद्धि कर अधिकाधिक फसल उत्पादन की दृष्टि से इस परियोजना का विकास 1874 में किया था। मतलब देखो बिहार में सोन परियोजना काहे कल गई तो कैसे खेती करे खातिर खेती हुई तभी न अंग्रेज माल लूट के ले जाए अपन देश में तो सोचल कि चले जाए एगो सोन नदी पर परियोजना लगा दो जब पुल बना देवे के बाद। ठीक है, यही खातिर पहल का परियोजना है बिहार के कब बनावल गया था 1874 ईस्वी में। इसमें डेहरी की सीमित पूर्व एवं पश्चिम दिशाओं में नहरें निकाली गई। ये देखो हमने नज़दीक है लगभग हमने गांव से 25-30 किलोमीटर पहले दूर। ठीक है, इसकी कुल लंबी 130 किलोमीटर है। ठीक है, कुल लंबाई जो 130 किलोमीटर पूरब की नहरें से पटना, गया और तथा हैदराबाद की जिले लगभग 3 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होती है। मतलब एकरा से लगभग इस सोन परियोजना के सहायता से लगभग 3 लाख भूमि हेक्टेयर जोन बा सिंचाई करला।
इस नहर की पश्चिमी शाखा के तीन उप शाखाओं का निर्माण हुआ है। पहली शाखा भोजपुर, दूसरी शाखा बक्सर जिले में सिंचित करती है और तीसरी शाखा प्रभाव चौसा क्षेत्र में। इस प्रकार ये त्रिशाखाएं रोहतास जहाँ हमारा गाँव है, ठीक है, सासाराम, रोहतास सासाराम के नाम सुन लो, बक्सर एवं भोजपुर 3 जिलों को प्रभावित करती है, ठीक है। सुविकसित रूप से यह नहर 3 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया जाता है, ठीक है। ये सब रहे सोन परियोजना से संबंधित। देखो ये दिलो सोन परियोजना का पूरा ग्राफ, सॉरी हाँ एक तरह से ग्राफ ही समझ सकल, चित्र दिले लौकत नहीं के, ये हमने के दुख की बात हुआ। अब देखो, अब आगे देखो 1968 ईस्वी में इस योजना के डेहरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इंद्रपुरी नामक स्थान पर बांध लगाकर बहुउद्देशीय परियोजना का रूप देने का प्रयास किया गया। इससे पुराने नहरों जल का बैराज पुनर्पूर्ति नहरी विस्तारीकरण सुदृढ़ीकरण होगा। मतलब देखो जो पुराना नहर है ओकरा तोड़ के नए नहर पर बहुउद्देशीय परियोजना के लागू करे खातिर, ठीक है। इसी वजह से सोन का यह सूखाग्रस्त प्रदेश आज बिहार का चावल का कटोरा के नाम से विश्वविदित किया जाता है, ठीक है। यही कारण जो सोन परियोजना है इसको चावल जो क्षेत्र में बना हुआ नहीं रोहतास को चावल का कटोरा कहा जाता है। इस परियोजना के अंतर्गत जल विद्युत उत्पादन हेतु शक्ति गृह भी स्थापित किया है। पश्चिमी नहर की डेहरी के सीमित शक्ति गृह की स्थापना की गई, जिससे 6.6 मेगावाट ऊर्जा प्राप्त होती है। इस ऊर्जा का उपयोग डालमिया नगर डेहरी में, ठीक है, डेहरी में देख लो वजह का एक बड़ा औद्योगिक प्रतिष्ठ के रूप में उभर रहा है। इसके अतिरिक्त पूर्व नहर शाखा पर बारूणा नामक स्थल पर भी शक्ति गृह लगाए गए हैं, जहां 3.3 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जा रही है, ठीक है। इस परियोजना के नहर का पुरोधन हो रहा है। मतलब देखो ये बतावल गया रोहतास मतलब जो डालमिया नगर पर वहाँ के देखो सोन नदी घाटी परियोजना, सोन नदी पर क्या एक परियोजना बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब हम क्या समझे जोन से बहुत सारा लाभ मिला। बहुउद्देशीय परियोजना से बांध के सिंचाई के व्यवस्था भी हो गई 3.3 लाख हेक्टेयर भूमि पर, ठीक है। ओकरा से हमने विद्युत उत्पादन के लगभग कितना 6.6 मेगावाट हमने क्या विद्युत मिल जाए। डालमिया नगर पर वहाँ पर विद्युत उत्पादन लगभग होता ये रहा इसका विशेषता, ठीक है। जिससे सोन की जल की कमी झेलनी पड़ती है। बिहार सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से वार्ता के माध्यम से सार्थक समाधान के लिए पहल कर रही है। अब देखो बिहार विभाजन के पूर्व इंद्रपुरी जलाशय योजना कदन जलाशय योजना के नाम से जानी जाती थी। जो बिहार विभाजन से पहले जो इंद्रपुरी जलाशय योजना रहे वो कदम जलाशय योजना रहे, लेकिन बिहार जैसे विभाजन हुई कर इंद्रपुरी परियोजना हो गई, ठीक है। इस योजना के विकास के लिए एक बांध निर्माण प्रस्तावित है। मतलब इंद्रपुरी जलाशय बनावे खातिर एगो बांध बनावल चाहते हैं सरकार, जिसके निर्माण में सोन परियोजना की सिंचाई की स्थायित्व मिल सके। साथ ही 450 मेगावाट जल विद्युत का भी उत्पादन हो सकेगा। यद्यपि इसके स्रोत 3 राज्यों के अधीन है, जिसमें बिहार झारखंड की समन्वित सहमति बन चुकी है। मतलब झारखंड कहता ना तो कर, उत्तर प्रदेश की सहमति अभी भी प्रतीक्ष है। मतलब उत्तर प्रदेश के अभी रोक लगे कि हम सहमति दें कि ना इंद्रपुरी जलाशय योजना बनाएगा, ठीक है। बिहार सरकार की ऊर्जा विभाग ने इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को सशर्त सहमति दे दी है, ठीक है। मतलब जो राष्ट्रीय जल विद्युत निगम बा वो का सहमति दे दिले बा बिहार के। इसके अंतर्गत NHPC इस बांध का निर्माण जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से करेगा, ठीक है। मतलब जो इंद्रपुरी जलाशय योजना है मुख्य रूप से क्या उद्देश्य बा कि हमने के विद्युत के उत्पादन कर, ठीक है। जल विद्युत विभाग जल की आवश्यकता अनुसार इस नहर प्रणाली की सिंचाई हेतु संचालन भी कर सकेगा। NHPC संबंधित राज्यों के बीच सहमति एवं केंद्रीय जल आयोग इस परियोजना को स्वीकृत करने की कार्यवाही कर रही है। मतलब
NHP भी का से बिहार के सपोर्ट करता है। सहमति भी केंद्र सरकार, मतलब सब कुछ से सहमति जुटा होता है। अब देखा आगे, इस परियोजना का बिहार जल विद्युत परियोजना द्वारा भी प्रबंध कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त बिहार अंतर्गत कई नदी घाटी परियोजना प्रस्तावित है जिसके विकास की आवश्यकता है, जिसमें दुर्गावती जलाशय परियोजना, उभरी क्यूअल जलाशय परियोजना, बागमती परियोजना और बरनार जलाशय परियोजना, मतलब बहुत सारा परियोजना है लेकिन बनल नहीं है। ठीक है, तो चैप्टर हमने समाप्त हो गई। उम्मीद करते हैं ये क्लास अच्छा लगा होगी। क्लास अच्छा लगा तो लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर रख लेगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।